साथियों नमस्कार। फर्स्ट ग्रेड रिवीजन के क्रम में यूनिट है अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को लेते हैं। देखिए, पाचन तंत्र के अंदर दो चीजें आएंगी, एक तो आपका एलिमेंट्री कैनाल आएगी और एक आएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन के अंदर पढ़ रहे हैं अपन ये सारी चीजें। क्रम देख लो, माउथ है, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर जो आपको याद रखने वाली चीजें हैं वो ये है कि इसोफेगस होगा, वहां से लेयर शुरू हो जाएंगी, सीरोसा, मस्कुलर लेयर है, सब म्यूकोसा है, म्यूकोसा है। फिर स्टमक के अंदर तीन भाग होंगे, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन तीन भागों में बटी होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसी प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। तीन सहायक ग्रंथियां मुख्य रूप से काम करती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनको डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। एक माउथ में होती है सेलिवरी ग्लैंड और दो हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम पार्ट से अटैच होती हैं। एक दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक लीवर है और एक पैनक्रियाज है। इस प्रकार से ये सिस्टम सेट होता है। सबसे पहले एक एक की बात करते हैं। दो होठों से गिरी हुई संरचना केवल माउथ कहलाती है, बक्कल कैविटी में खुलती है। बक्कल कैविटी में तीन चीजें पढ़ते हैं अपन, एक होता है प्लेट, तालू, जिसको बोलते हैं हार्ड और सॉफ्ट, दो प्रकार के हैं। हार्ड है वो बोन है यहाँ पर, पेलेटाइन, प्रीमैक्सिला और मैक्सिला। सॉफ्ट भाग है वो अंतिम भाग आपके फेरिक्स में लटका रहता है। दो नंबर पे आते हैं टीथ। मानव के तालू के अंदर एक और ऑर्गन पाया जाता है, जैकबसन ऑर्गन। हालांकि ये ह्यूमन के अंदर एब्सेंट होता है, जिन एनिमल्स में होता है उनमें ये सेंसरी सिस्टम का काम करता है, संवेदी अंग है। टंग की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई संरचना है, बोन इसके अंदर होती नहीं है। जिस भाग से पीछे जुड़ी होती है उसे हाइड के उपकरण कहते हैं और नीचे वाले भाग को फ्रीनुलम कहा जाता है। टेस्ट ग्लैंड पाई जाती है इसके अंदर। टीथ जो होते हैं उनकी तीन खास बात है मानव की। थिकोडोंट मतलब गर्त में दसे रहते हैं, बाहर नहीं रहते, ऊपर ही ऊपर नहीं रहते। हेट्रोडोंट मतलब विषम प्रकार के टीथ होते हैं और डिफ्नोडोंट मतलब जीवन में दो बार आते हैं। इसका मतलब एक एक बात, थिकोडोंट का मतलब कि अंदर दसे रहते हैं, आउट कवरिंग जो होती है इनेमल बोलते हैं, और जिस पार्ट से टीथ बने होते हैं उनको बोलते हैं डेंटाइन। हेट्रोडोंट का मतलब विषम प्रकार के हैं। टोटल ह्यूमन का जो टीथ का फॉर्मूला है एडल्ट का वो होगा 21-23/21 इंटू 2। इसका मतलब दो तो यहाँ पर इंसाइजर को शो कर रहा है, ये दो वाला, ये एक कैनाइन को शो कर रहा है, ये दो प्रीमोलर को शो कर रहा है और ये तीन है वो आपके मोलर को शो कर रहा है। अब आपकी संख्या टोटल पूछ ले इनमें, तो इसको 21-23 को आप हर किसी को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि ये एक जो भाग है ये वाला सूत्र है इसका, ऊपरी जबड़े के आधे भाग में दांतों की संख्या, निचले जबड़े के आधे भाग में दांतों की संख्या इंटू 2, ये इसका टोटल फॉर्मूला होता है। तो आप इसको काउंट करोगे तो ये 32 टीथ होते हैं। इनमें से 20 दांत दूध के होते हैं। फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो 2102/2102 ये दो बार आते हैं। मतलब यहाँ पर दूध के दांतों के अंदर कौन से दांत नहीं होते, वो आपके प्री मोलर यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, प्लस विजडम टीथ है वो एब्सेंट होते हैं। तो प्री मोलर एब्सेंट हो गए, तो प्री मोलर कितने होते हैं, ये 2/2 हो गए, ये एब्सेंट हैं, और एक ये एब्सेंट है। तो यहाँ पर 3 और 3 को गुणा करोगे 4 से तो 12 हो गए। तो 12 दांत ऐसे होते हैं जो कि एक ही बार आते हैं, दो बार नहीं आते। उनको ये वाले सूत्र से अपन बता सकते हैं 0021। तो 3 प्रकार के सूत्र याद रखना, बच्चे के दूध के दांत के सूत्र, और फिर ऐसे दांत जो एक ही बार आते हैं, और एडल्ट का दांत सूत्र, ये याद रखना, डेंटल फॉर्मूला। 3 बातें हो गई। उसके बाद देखो फेरिंक्स है, जैसे ही बक्कल कैविटी है वो आगे किस में खुली, फेरिंक्स के अंदर खुलती है। अब जो फेरिंक्स होती है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉमन होती है, दोनों के अंदर पाई जाती है। आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको, उसकी फेरिंक्स को इसोफेगस, इसको फेरिंक्स बोल सकते हैं, और आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली है उसको नेजोफेरिंक्स बोला जाता है। उसके बाद में क्या आया, इसोफेगस के 4 स्तर। यहाँ से देखो अब लेयर शुरू हो जाएंगी, 4 लेयर पाई जाती है यहाँ पर। सबसे बाहर वाली लेयर, अगर आउटर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए, इनर स्ट्रक्चर देखी जाए, तो बाहरी सबसे है सिरोसा, टिश्यू से बनी होती हैं। 2 नंबर पर कौन सी है, मस्कुलर लेयर, जहां पर 3 प्रकार की मसल पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल्स। ठीक है, ये वाली स्टमक में होगी।
बाकी यहाँ पर हैं ये दो। सब म्यूकोसा, लिम्फ वेसल्स वगैरह, इसमें म्यूकस ग्लैंड वगैरह पाई जाती हैं और म्यूकोसा यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो 4 इन लेयर के नाम याद रखना, बाहर से अंदर की तरफ। जैसे मान लो ये ईसोफेगस है ना, तो इधर से इधर की साइड में चलें तो सबसे बाहर सिरोसा, उसके बाद मस्कुलर लेयर, उसके बाद में सब म्यूकोसार, उसके बाद में म्यूकोसा। अब मस्कुलर लेयर में आपको 3 प्रकार की मसल्स पढ़नी है, पर ये ओब्लिक मसल्स केवल कहाँ पढ़नी है आपको, ये कहाँ पाई जाती हैं, स्टमक में। इसका मतलब स्टमक के अंदर 3 प्रकार की होती हैं, बाकी जगह हैं ये 2 प्रकार की हैं। कौन सी, आपकी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। इसोफेगस में कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। उसके बाद में इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाती। सीधा सीधा पेरिस्टोलिक मूवमेंट के द्वारा भोजन को भेज दिया जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक के 3 भाग हो गए। सबसे पहले वाला भाग कार्डियक है, उसके बाद बहुत बड़ा सारा थैला फंडक्स है, और सबसे लास्ट वाला भाग है पाइलोरिक है। पाइलोरिक छोटी आंत से जुड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और कार्डियक आपके इसोफेगस से जुड़ा होता है। 4 से 5 घंटे तक यहाँ पर भोजन रहता है। यहाँ पर 2 ग्लैंड मुख्यतः प्रेजेंट हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड यहाँ पर हैं। अब देखो, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पाइलोरिक ग्लैंड है, इनका काम क्या है, म्यूकस वगैरह का सीक्रेशन करना, कई सारी चीज़ों को सीक्रेट करना। अब देखो, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसकी 2 भागें, 2 मुख्यतः सेल्स पाई जाते हैं इसमें, चीफ सेल, जाइमोजन सेल, ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल। यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया पूछा जाता है कि HCl का सीक्रेशन कौन करता है। तो देखो यहाँ पर चीफ सेल जाइमोजन, तो चीफ गेस्ट आते हैं ना, तो उनको अपन क्या पिलाते हैं, पेप्सी पिलाते हैं जाने से पहले। तो चीफ जाने से पहले पेप्सी, ये तीनों बातें याद रखोगे तो इसका मतलब चीफ सेल हो गई, जाइमोजन सेल बोल दो या उनको पेप्सिनोजन बोल दो। तो चीफ सेल नाम बोल दो, जाइमोजन सेल ये किसका सीक्रेशन करती है, पेप्सिनोजन का। बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है। ऑक्जेंटिक सेल या पैरेटल सेल किसका सीक्रेशन करती हैं, HCl का। इसको कैसे याद रखोगे, होप HCl, तो ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल। ये सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब स्टमक में ओब्लिक मसल्स भी पाई जाती हैं, यहाँ वाली मसल्स है ना, देखो ये वाली ओब्लिक मसल्स किस में पाई जाती हैं, स्टमक के अंदर भी पाई जाती हैं। बाकी हैं वो 2 ही मसल्स होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भाग है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये सबसे पहले वाला भाग है, ड्यूडेनम है, जिसके एक साइड में आपके देखा जाए तो आपके राइट साइड में, अभी आप राइट हैंड की तरफ आपके क्या है, ये लीवर प्रेजेंट है, और लेफ्ट हैंड उसके साइड में ये क्या है, पेनक्रियाज प्रेजेंट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। आगे देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कुछ पाए जाते हैं, फोल्ड ऑफ क्रैकरिंग पाई जाती हैं। इनके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या है, फूड का एब्जॉर्प्शन करने में सहायक होती हैं। यहाँ के अंदर क्रिप्स ऑफ लिवर कुहेन की दरारें पाई जाती हैं, जिसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं। गोबलेट सेल्स किसका सीक्रेशन करती हैं, म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। इंटेस्टाइनल सेल्स किसका सीक्रेशन करती हैं, H2O का सीक्रेशन करती हैं। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं। और पेनिथ सेल पाई जाती हैं, लाइसोजाइम का सीक्रेशन करती हैं। तो इसका मतलब लाइसोजाइम यहाँ भी सीक्रेट होता है, माउथ में भी सीक्रेट होता है। उसके बाद में ग्लैंड जो प्रेजेंट होती हैं उनको बर्नर ग्लैंड बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस है, म्यूकस का सीक्रेशन इनके द्वारा किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन सिक्कम, कोलन और रेक्टम में बटी होती हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहाँ पाई जाती है, सिक्कम के अंदर पाई जाती हैं। इसका काम मैक्सिमम क्या है, फूड का एब्जॉर्प्शन जो हो गया, पानी और खनिज तत्वों से कोई बच गया उसका एब्जॉर्प्शन कर लेना, बाकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है जिसे टिनिकोलाई कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की पट्टियों से मिलकर बनती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड, एक्टोक्राइन, एक्टोडर्मल और एक्सोक्राइनल स्ट्रक्चर है इसकी। पेनक्रियाटिक ग्लैंड और लीवर, ये वाली स्थिति होगी। सेलिवरी ग्लैंड देखो, मैमल्स के अंदर 4 पेयर सेलिवरी ग्लैंड होती हैं, लेकिन ह्यूमन के अंदर, याद रखना गलती मत कर देना, ह्यूमन में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी, सब लिंगुअल है, सब मैक्सिलरी है और पैरोटिड ग्लैंड है। जबकि अदर जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर एक इंफ्रा ऑर्बिटल और होती है। सब लिंगुअल की बात करें, सबसे छोटी है ये, टीथ के पास पता चल रहा है। मैक्सिलरी है वो आपके मोलर टीथ के पास में प्रेजेंट है, और पैरोटिड है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कान के नीचे होती है, एयर पिना के पास में खुलती है। सेलिवरी अमाइलेज सबसे ज्यादा सीक्रेट होता है यहाँ पे, इसी से सीक्रेट होता है। तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, लार का सीक्रेशन करती हैं। लार के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेलिवरी अमाइलेज, टाइलिन बोल दो इसको, या अल्फा अमाइलेज बोल सकते हो। और इस सेलिवरी अमाइलेज के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर है, लाइसोजाइम है, म्यूकस है, NaCl है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेनक्रियाज ग्लैंड
मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, मीठी ग्लैंड भी बोलते हैं, सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोला जाता है इसको। दोनों नेचर है इसकी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब इसके अंदर एसिनाई सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करती हैं। ये एक ट्यूब के द्वारा आता है इसलिए इसको एक्सोक्राइन पार्ट बोलते हैं। एंडोक्राइन का मतलब यहाँ पर पाई जाती हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इनके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनका नाम है अल्फा, बीटा और डेल्टा या गामा जिसको बोल सकते हैं। अल्फा किसका सीक्रेशन करती है, ग्लूकागोन का, कई बार आया हुआ क्वेश्चन। बीटा किसका सीक्रेशन करती है, इंसुलिन का। और डेल्टा किसका सीक्रेशन करती है, गेस्ट्रिन का, सेरोटोनिन का और सोमेटोस्टेटिन का। इनका सीक्रेशन डेल्टा सेल्स के द्वारा किया जाता है। लीवर एक्सोक्राइन नेचर है, एंडोडर्मल इसकी नेचर होती है। शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होती है। 2 नंबर वाली पेनक्रियाज हो गई यहाँ पर। शरीर का बंदरगाह इसको बोला जाता है। लीवर में 2 भाग है इसके, लेफ्ट और राइट है, इसके बारे में बता रखिए। 2 पालियां हैं। लीवर के अंदर क्या बनता है, बाइल का निर्माण होता है। लीवर के बाइल का स्टोरेज कौन करता है, गोल ब्लैडर करता है। और बाइल का यूज कौन करता है, इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट है। तो ये लीवर है, डक्ट के द्वारा है, ये गोल ब्लैडर है और ये ड्यूडेनम है। इन कॉमन डक्ट के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, लीवर की बात करें तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो देखो लोब्यूल। ये लोब्यूल हिपेटोसाइट सेल से बने होते हैं। एक कुफर सेल्स पाई जाती हैं, याद रखना यहाँ पर बीच के अंदर ये वाली कुफर सेल आपके लीवर का ही करेक्टर है, जहाँ पर आपकी मिक्स ब्लड है वो मिल जाता है सेंट्रल वॉल के अंदर। आरबीसी का फेगोसाइटोसिस करती हैं, कुफर सेल का कार्य है। लीवर का क्या काम है, बाइल जूस का निर्माण करेगा। बाइल जूस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, बाइल साल्ट है, बाइल पिगमेंट है, कोलेस्ट्रॉल है, आपके लेसिथिन है, ये सब इसके अंदर पाया जाता है। तो कैसे याद किया था इसको, बाइल साल्ट के अंदर 3 चीजें आएंगी, जीएसटी लगता है ना बाइल का, इसका मतलब बाइक का मान लो, ग्लाइकोलेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है और ट्रोकोलेट है, ये सब पाए जाते हैं जीएसटी के रूप में, बाइल साल्ट के कंपोनेंट हैं। पिगमेंट के अंदर बाइल विरिडिन है, बाइल रूबिन है और आपके एचबी विखंडन से संबंधित चीजें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। एम्ब्रियो के अंदर आरबीसी ब्लड की फॉर्मेशन लीवर करता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर योग का फॉर्मेशन करना, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, ब्लड की क्लोटिंग के समय प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन इनका निर्माण करना, ये दे रखा है कुछ बातें का। इनका स्टोरेज करता है, विटामिन ए का सिंथेसिस स्टोरेज करता है, विटामिन डी, विटामिन B12 का स्टोरेज करता है, ऑर्निथिन साइकिल को कंप्लीट करवाता है। ऑर्निथिन साइकिल का मतलब अमोनिया से यूरिया का फॉर्मेशन होना है। एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोरेज करना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन से वापस जरूरत पड़े तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना इसको। और ग्लाइकोजिनोजेनेसिस कहलाता है यहाँ पर, एक्स्ट्रा जो फैटी एसिड वगैरह आ गया उससे ग्लूकोज फॉर्मेशन इन लीवर के अंदर करने वाला काम भी है। ब्लड में को जमने से रोकने के लिए हिपेरिन है, वो भी लीवर में बनता है। अब डाइजेशन की मैकेनिज्म क्या है देखो, सबसे पहले अपन किसी फूड को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, चबाते हैं, निगलते हैं, दांतों से उसको तोड़ते हैं। डाइजेशन भोजन का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, पहले डाइजेशन होगा फिर एब्जॉर्प्शन होगा। विटामिन, मिनरल्स, वाटर का सीधा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। पाचन क्रिया बक्कल कैविटी में भोजन आता है, उसको बोलस बोलते हैं। आगे गया काइम है, उसके बाद कायल, ड्यूडेनम में उसको स्टमक में बोल दिया काइम और लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन को बोला कायल बोला गया। डाइजेस्टिव जूस 5 सीक्रेट होते हैं देखो, सलाइवा बक्कल कैविटी में होता है, गैस्ट्रिक जूस है स्टमक के अंदर, जी है ये जी गैस्ट्रिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस किससे, पेनक्रियास से। बाइल जूस किससे, लीवर से। और इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है। बाइल जूस एक ऐसा जूस है जिसके अंदर किसी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हार्मोन की बात करें, गैस्ट्रिक हार्मोन स्टमक से म्यूकस ग्लैंड से सीक्रेट होता है। सीक्रेटिन हार्मोन स्टमक में जाएगा, एचसीएल के प्रभाव को क्या करेगा, कम करेगा। सीसी के हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन, ये हार्मोन गोल ब्लैडर से बाइल जूस छोड़ने के लिए एक्टिवेट करता है। गोल ब्लैडर के पास बाइल जूस है तो उसको एक्टिवेट करेगा कि अब वो बाइल जूस है वो हमें दे दीजिए। और ड्यूडोक्राइन है हार्मोन है, वो बर्नल ग्लैंड से म्यूकस सीक्रेशन के लिए एक्टिवेट करेगा। और एंट्रोक्राइन ग्लैंड है, वो आपके हार्मोन है, वो आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा जिससे वो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट कर दे। एंटेरोगेस्ट्रिन हार्मोन है, गेस्ट्रिन हार्मोन के सीक्रेशन को रोकता है। पीएच वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर HCl 1 से 2, सलाइवा 6 से 6.8 के आसपास, बाइल जूस 7.5 से 8 के आसपास। ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है। डाइजेस्टिव प्रोसेस, बक्कल कैविटी, लाइसोजाइम एंजाइम होगा बक्कल कैविटी में, वो क्या करेगा, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करेगा। अल्फा एमाइलेज क्या करेगा, याद रखना प्रोसेस, स्टार्च को माल्टोज में और डेक्सट्रोज में कन्वर्ट कर देता है। भोजन यहाँ पर बोलस कहा जाता है। जैसे भोजन कहाँ पहुंचा, स्टमक के अंदर,
गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट है, H2 है, HCl है, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन है, एमाइलेज, ये सब पाए जाते हैं। तो HCl सबसे पहले किस पर काम करेगा, पेप्सिनोजन पर। पेप्सिनोजन पर HCl काम करेगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये क्या है, एक प्रकार के पर्टिकुलर तीन, ये क्या है, एक एंजाइम है। एमाइलेज यहाँ पर भी है। अब ये जो प्रोटीन है उस पर कौन काम करेगा, HCl प्लस पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ आया, पेप्सिन कहाँ से आया, पेप्सिनोजन से आया। किसके काम करने से, HCl के वर्क करने से। तो पेप्टोन और प्रोटीएजेज के अंदर कन्वर्ट हो गया। प्रोरेनिन है जो ऊपर है यहाँ पर, इस पर किसने काम किया, HCl ने काम, HCl पर इसने काम किया, या HCl जो है इस पर काम करता है प्रोरेनिन पर, और किसको इसमें कन्वर्ट कर देता है, रेनिन के अंदर। बच्चे के अंदर ज्यादातर होता ही है। दूध का जो प्रोटीन है, दूध लिया आपने, उसके अंदर क्या है, केसिनोजन है। यहाँ पर ये रेनिन काम करेगा और उसको पेरा कैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है, जहाँ पर कैल्शियम की क्रिया के अनुसार ये कैल्शियम पेरा कैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपने जो दूध पिया है वो कुछ समय बाद में दही में कन्वर्ट हो जाएगा इन सब प्रोसेस के द्वारा। मक्खन के अंदर प्रेजेंट वसा है, कौन सी है, उसको लाइपेज काम करेगा और ट्राईब्यूटेराइन के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा। स्टमक में फूड को काइम कहा जाता है, सबसे पहले बोलस कहा जाता है, यहाँ काइम कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन सबसे पहले किसका, फेट का पाचन। तो फेट किसके साथ, बाइल के साथ मिलकर इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा, झाग वगैरह की प्रक्रिया के द्वारा भोजन को यहाँ पर डाइजेशन किया जाता है। मतलब फेट का पाचन की बात करें तो बाइल यहाँ पर मुख्य काम करेगा। पेनक्रियाटिक जूस है, इसमें देखो ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, प्रोलिएस्टेज है, लाइपेज है, और पेनक्रियाटिक अमाइलेज है। ये सब एंजाइम यहाँ पर मुख्यतया काम करते हैं। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है, एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिप्सिन एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये तीनों के तीनों काम है ट्रिप्सिन की प्रेजेंस के अंदर, ये किस में कन्वर्ट हो गए, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइड और इलेस्टेज, इसके अंदर कन्वर्ट हो गए, इलेस्टेज के अंदर। ये तीनों वाले, ये 1 2 3 किसकी प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ से आया, ट्रिप्सिनोजन पर काम किया किसने, एंटेरोकाइनेज ने, इसलिए ये कन्वर्ट हो गया। आगे देखो, अब ये जो ट्रिप्सिन आ गया, ये प्रोटीएज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड इन पर काम करेगा और इसको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में, डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज काम करेगा, उसको अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा और प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। एक बार इनको रीडिंग मारोगे। फाइबर है, वो इलास्टिन फाइबर का पाचन इलेस्टेज एंजाइम के द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन की बात करें तो देखो, अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में, माउथ में हो गया। लाइपेज इमल्सिफाइड जो फैट है उस पर लाइपेज काम करता है, उसको फैटी एसिड में और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइन खुद के द्वारा जूस जो सीक्रेट हो रहा है ड्यूडेनम में, जो क्या करेगा, सुक्रोज बन गया, उसको सुक्रेज एंजाइम जो कहाँ पर प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल जूस में है, इसमें कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज है, उस पर माल्टेज एंजाइम काम करेगा, ये कन्वर्टेशन हो जाएगा। लैक्टोज उस पर लैक्टेज एंजाइम काम करेगा, ये कन्वर्जन हो जाएगा। डेक्सट्रीन है, उस पर डेक्सट्रीनेज एंजाइम काम करेगा। ये सारे के सारे एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट हैं, आपके इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इंटेस्टाइन के अंदर 3 चीजें होगी। पहले तो बाइल जूस आता है, मिल जाता है, वो क्या करता है, फेट का इमल्सिफिकेशन करता है। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस आते हैं, वो भोजन को, प्रोटीन को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में, कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। वो जो बच गए टुकड़े, उन टुकड़ों को फिर क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक फूड का डाइजेशन हो गया। अब बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो मुख कैविटी में एब्जॉर्प्शन कुछ दवाइयों का माउथ में डिजोल्व हो जाती हैं, स्टमक के अंदर कुछ अल्कोहल, कुछ दवाइयों का। ड्यूडेनम के अंदर किसका, आयरन का एब्जॉर्प्शन है। इलियम के अंदर भोजन का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर भोजन का मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम के अंदर, भोजन का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इलियम के अंदर। कोलन के अंदर जल व खनिज लवण का एब्जॉर्प्शन होता है और रेक्टम के अंदर केवल जल का रीएब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन होता है। आगे देखो, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया 2 प्रकार से, एक्टिव और पैसिव। ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, कीड़ा, फैट सोल्यूबल विटामिन की ट्रिक याद रखना, कीड़ा आपको बताई थी, KEDA, ये चारों के चारों क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। और पैसिव एब्जॉर्प्शन इनके द्वारा होता है, इनका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है सबका, इन सबका। ग्लूकोज है, स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल लेयर में, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा हिपेटिक पोर्टल वेन से होता हुआ कहाँ पहुंचा, लीवर में पहुंचा, जहां पर ब्लड के थ्रू ये हार्ट के अंदर, और हार्ट से पंपिंग से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। अमाइनो एसिड की बात करें तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल वही हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में, लीवर गया, एक्स्ट्रा जो अमाइनो एसिड है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया और ये यूरिया के द्वारा बॉडी से एग्जिट हो गया
ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। ये लीवर से कहाँ चला गया, बॉडी के अंदर। इसी प्रकार से फैटी एसिड वगैरह काइलोमाइक्रोन यहाँ पर स्थिति आती है, ये बनते हैं, ये याद रखना। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इनके एब्जॉर्प्शन के समय काइलोमाइक्रोन स्ट्रक्चर बनती हैं, जो कि फिर आपके जो लीवर के थ्रू बॉडी, पूरी बॉडी में, लीवर हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचते हैं। फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन में काइलोमाइक्रोन बनता है, याद रखना। एसिमिलेशन, जो एब्जॉर्ब फूड है पर्टिकुलर सेल में चला जाता है और एटीपी प्राप्त करने के लिए उसका विघटन हो जाए, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा फूड है, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाए। इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। विटामिन के कुछ दे रखे हैं। विटामिन ए रेटिनॉल बोलते हैं, डेफिशिएंसी से रतौंधी याद रखना, जीरोप्थेल्मिया, विजन की दिक्कत आती है। डी, ए डी ई के 4 फैट सोल्युबल विटामिन है। डी से कैल्सीफिरोल है, रिकेटस रोग आता है। ई का टोकोफिरोल है, बांझपन, और आपकी नेप्टोक्विनोन बोलते हैं, के को फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। इससे ब्लड सिक्रेशन कैपेसिटी, क्लोटिंग, ये क्लोटिंग नहीं होगी। ये सब बातें इसकी हैं। ए डी ई के फैट सोल्युबल विटामिन है। बी एंड सी क्या है, आपके वाटर सोल्युबल विटामिन है। अब देखो, सी है एस्कॉर्बिक एसिड, मसूड़ों में खून वगैरह की आना, स्कर्वी जो रोग है वो। तो देखो नाम, इसमें विटामिन का नाम, उसका कॉमन नेम और उसकी डिजीज याद रखनी है। तो ए डी ई के और सी तो कॉमन याद रह जाते हैं। कॉमन याद कैसे रह जाते हैं, देखो, ए का कॉमन नाम है रेटिनॉल, बीमारी रतौंधी। डी का कॉमन नाम है कैल्सीफिरोल, ये नाम है अलग, रिकेटस रोग है। ई का नाम है टोकोफिरोल, बांझपन, और के का नेप्टोक्विनोन और फाइलोक्विनोन। यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग वगैरह नहीं होती, ब्लड सिक्रेशन, क्लोटिंग वगैरह नहीं होती, ये बात हो गई। सी के अंदर आपको पता ही एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको, यहाँ पर स्कर्वी रोग हो जाता है। अब देखो B1 कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा, B1 थाइमिन, बेरी बेरी, ये तो याद ही है सबके, B1 का। तो B2 राइबोफ्लेविन है ना, इससे क्या होगा देखो, किलोसिस, मुख के किनारे फट जाते हैं B2 में। और B3 के अंदर निकोटिनिक एसिड को बोलते हैं, पेलेग्रा रोग हो जाता है। B5 पेंटाथेनिक बर्निंग फिट सिंड्रोम है। पायरिडोक्सिन है, आपके चर्म रोग हैं जो। बायोटीन है, B7 को बोलते हैं। B9 को फोलिक एसिड बोलते हैं। इनको सबको ट्रिक से याद करवाया हुआ है, एक एक को अभी याद कराऊंगा तो अभी समय लग जाएगा। न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, प्रोटीन है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, वाटर, मिनरल्स और विटामिन है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। एनर्जी के अंदर देखा जाए सबसे पहले 80% कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और उसके बाद प्रोटीन है, ये वाली स्थिति यहाँ पर चलती है। होलोजोइक न्यूट्रिशन है, सेप्रोफाइटिक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है, अलग अलग प्रकार के ये न्यूट्रिशन है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, एलिमेंट्री कैनाल में होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, किसी सेल के अंदर भी होता है। अब ये डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित, मल न्यूट्रिशन है, ओवर न्यूट्रिशन है, इम्बैलेंस्ड है, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी है, क्वाशियोर का रोग पूछा जाता है, प्रोटीन की कमी से 1 से 3 साल के बच्चों में, और मेरास्मस रोग है वो आपके 1 वर्ष से कम के बच्चों में। ये प्रोटीन की कमी से ही होने वाले दोनों रोग हैं। एनीमिया है, खून की कमी हो जाती है। Fe3 आयरन की कमी के कारण से। गोइटर है, वो आयोडीन की कमी के कारण से। ये सब चीजें यहाँ पर आपने जानी है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम की हैं। अब लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगला सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिसके द्वारा H2O CO2 एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फूड जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। रेस्पिरेशन 2 प्रकार का, एक्सटर्नल इंटरनल, एनारोबिक और एरोबिक। वायु की उपस्थिति में एरोबिक, वायु की अनुपस्थिति में एनारोबिक रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ह्यूमन की बात करें तो नासा छिद्र सबसे पहला, मतलब नोस्ट्रिल है, 2 नासा छिद्र हैं, नेजल चैम्बर है, उसके बाद नेजल कैविटी है जिसके अंदर हेयर वगैरह प्रेजेंट है। उसके बाद में यहाँ पर बोन्स प्रेजेंट है नेजल कैविटी के अंदर, नेजल, प्रीमेक्सिला, मैक्सिला और इथेमोइड, यहाँ पर ये बोन्स प्रेजेंट है। नेजल बोन में मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे निडेरियन मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके अंदर सूजन आ जाती है, तब स्मेल नहीं आती, जुकाम वगैरह के अंदर इसमें सूजन आ जाती है। नेजल जो फेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स जिसको बोल सकते हैं, वहाँ ईसोफेरिंग्स था, यहाँ पर नेजल फेरिंग्स है। इसके ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है, एपिग्लोटिस बोलते हैं। जब फूड को आप निकलते हो तो ये ग्लोटिस है, ग्लोटिस नामक स्ट्रक्चर के ऊपर एपिग्लोटिस का ढक्कन लग जाता है, तब आपकी कोई चीज़ उसमें फंसती नहीं है। कई बार देखा जाता है कि जिससे अड़सूक बोलते हैं मारवाड़ी में, कोई चीज़ का मतलब फूड पार्टिकल है, वो आपके एपिग्लोटिस के ढक्कन को खोलकर आपके ग्लोटिस में एंटर कर गया।
उसके बाद आता है लिरिंक्स, स्वर यंत्र जिसको बोलते हैं अपन। 4 कार्टिलेजेस बोन पाई जाती हैं, थायराइड है, क्रिकोइड है, आपके 2 एरेटिनॉइड है। ये संख्या में 2 होती हैं, सबसे बड़ी होती है इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, टेंटवा जिसको बोला जाता है। थायराइड व आर्टिनॉइड के बीच में क्या है, वोकल कॉर्ड पाई जाती हैं। वोकल कॉर्ड हैं वो देखो नंबर में 4 हैं और 2 जोड़ी हो गई, एक जोड़ी आभासी होती है, एक जोड़ी वास्तविक होती है। तो यहाँ पर पूछा जाता है वोकल कॉर्ड कितनी है, 2 जोड़ी बताओगे। रियल वोकल कॉर्ड कौन सी है, वो है आपके वास्तविक कितनी है, 1 जोड़ी है वो वोकल कॉर्ड पाया जाता है। कहाँ पर, थायराइड और आर्टिनॉइड के बीच में पाया जाता है। उसके बाद क्या आएगा, ट्रेकिया, सी शेप एक रिंग प्रेजेंट है, डोर्सल साइड से अपूर्ण होती है, याद रखना है डोर्सल साइड से कंप्लीट नहीं होती। जैसे मान लो ये वाली स्ट्रक्चर है तो इस प्रकार से, तो इधर तो दिख रहा है आपको, उधर दूसरी वाली साइड से नहीं होती है। इसका मतलब वेंट्रल साइड से तो पूर्ण होती हैं और डोर्सल साइड से अपूर्ण होती हैं, पिचकने से रोकती है ये। ट्रेकिया आगे जाकर ब्रांच में बढ़ जाता है। ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स है। उसके बाद में आपके टर्मिनल ब्रोंकाई है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई है, एल्वियोलर डक्ट है, एल्वियोलर सैक है और एल्वियोलाई है। इसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। मेन ऑर्गन कौन सा है, लंग्स है। यहाँ पर 2 होते हैं संख्या में, पिंक होते हैं, सॉलिड होते हैं। राइट लंग्स के अंदर 2 पालियाँ पाई जाती हैं और लेफ्ट के अंदर 3 पालियाँ पाई जाती हैं। पेशी फ्लेक्सिबल है, खुद के चिपकने की क्षमता यहाँ पर नहीं होती है। लेफ्ट लंग की तरफ हृदय स्थित होता है। ओरिजिन क्या है इसका, मीजोडर्मल है। पल्मोनरी वेंटिलेशन देखो, लेना, इंस्पिरेशन, इनहेलेशन। देखो इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन में आपके आरबीएससी और एनसीईआरटी थोड़ा अलग अलग बताती हैं, इन पर दिमाग मत लगाना आप। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब लेना है एयर को और एक्सहेलेशन का मतलब एयर को लंग से आउट करना। इसके अंदर क्या होगा, देखो डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चपटा हो जाएगा। लंग्स क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगे। और इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, स्टर्नम ऊपर की ओर बढ़ जाता है और पसलियाँ बाहर की हो जाती हैं। आप देख लो एक बार, सांस आप लो, सांस लोगे तो ये स्थिति आएगी। डायफ्राम जो नीचे प्रेजेंट है देखो, ये वाली स्थिति, जैसे मान लो ये लंग्स हैं, ये 2 इस प्रकार से लंगे हैं, ये वाला आपके डायफ्राम है, ठीक है। और इस प्रकार से ये पसलियाँ हैं, ये पसलियाँ हैं, ये बीच में स्टर्नम है आपके, और जस्ट पीछे क्या है, रीढ़ की हड्डी है। तो ये डायफ्राम है ना, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, चपटा। चपटे होने से क्या होगा, लंग्स है वो फैल जाएंगे, लंग्स थोड़ी फैल जाएंगे तो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल इनके बीच में प्रेजेंट है, मांसपेशियों में, ये आपके रिब्स साइन में प्रेजेंट है। स्टर्नम, ये जो स्टर्नम है थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, पसलियाँ क्या हो जाती हैं, बाहर की तरफ आ जाती हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, और जस्ट उल्टा होता है तो इसका मतलब CO2 बाहर आ जाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज की बात करें, याद रख लेना इसको, गैसेज का एक्सचेंज है वो हाई से लो की तरफ बढ़ता है। एटमोस्फियर में O2 का पार्शियल प्रेशर है 159.6 mmHg, एल्वियोलाई में वो 105 है, ऑक्सीजनेटेड में है 40, अनऑक्सीजनेटेड में, और ऑक्सीजनेटेड के अंदर 95 और टिश्यू के अंदर है ये 40। इस प्रकार से आपको ये याद करना है। अब देखो इस सिस्टम को समझ लो। सबसे पहले बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर 159 है, इसका मतलब वो कहाँ चला गया, लंग्स के एल्वियोलाई में चला गया। लंग्स के एल्वियोलाई से जो आपके पल्मोनरी वेन कहाँ जाएगी, हार्ट में जाएगी, तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, हार्ट में चली जाएगी। हार्ट के कौन से भाग में जाएगी, आपको पता है, लेफ्ट बाएं आलिंद के अंदर एंटर करती है। बाएं आलिंद से निकला ब्लड बाएं नीले से, मतलब लेफ्ट ऑरिकल से, लेफ्ट अओर्टा, मतलब आपके वेंट्रिकल से निकला, अओर्टा महादम में मिलेगी, इससे गया और पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर चला गया। तो पर्टिकुलर ऑर्गन में पहुंचा तो देखो ये चेंजेस आ गए। यहाँ पर 159 था, यहाँ से 105 mmHg, यहाँ से निकलते 90 होगा, यहाँ से फिर ये 40 है, यहाँ पर एक्सचेंज हो गया तो O2 दे दिया और CO2 वापस ले लिया, जो कि वहाँ पर 46 mmHg की है। CO2 वापस आ गया, कहाँ, महाशिराओं के द्वारा कहाँ जाएगा, ये हार्ट के अंदर जाएगा। हार्ट के अंदर कौन सा, लेफ्ट जो राइट है ओरिकल के अंदर जाएगा, दाएं आलिंद के अंदर जाएगा, दाएं आलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से वापस निकल कर कहाँ पहुँचेगा, आपके लीवर में, इसमें पहुँचेगा लंग्स में, और लंग्स से बाहर निकल जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये है mmHg, यहाँ पर 46 है, यहाँ पर 40 है, और इसके बाद में बाहर ये निकल जाएगा जहाँ पर 0.3 mmHg है। इसका मतलब हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ गैसेज मूवमेंट करती हैं। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है टोटल होता है 760 mmHg। अब इसमें जितने परसेंट गैसेज हैं उसको गुणा करके 100 का भाग दे दो तो आपको पर्टिकुलर गैस का जो पार्शियल प्रेशर निकल के आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज किसका पढ़ते हैं, O2 और CO2 का। O2 जाती है लंग्स से टिश्यू के अंदर पहुंचती है, ले जाता कौन है,
1 ग्राम हीमोग्लोबिन को ले जाने के लिए कितना 1.34 ml ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन को ले जाने के लिए 20 ml ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हो गया। तो 100 ml ब्लड के अंदर ये 20 ml ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो 3% ऑक्सीजन है वो तो प्लाज्मा में घुलकर जाती है और बाकी 97% है वो किसके साथ, Hb के साथ मिलकर जाती है। तो 4 Hb के मॉलिक्यूल हैं वो 4 आपको ऑक्सीजन के जो आपके Hb हीमोग्लोबिन है उसकी 4 यूनिट हैं वो 4 ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर यहाँ पर मूवमेंट कर जाती हैं। तो ये चले गए, ऑक्सीजनेशन प्रक्रिया बोलते हैं इसको। टिश्यू में जाते हैं तो इसका विखंडन हो जाता है, वहाँ पर क्या बढ़ जाती है, O2 की कंसंट्रेशन है टिश्यू के पास, O2 का O2 और Hb का क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। ट्रांसपोर्ट O2 दे रखा है यहाँ पर, कंप्लीट आपको बता दिया किस प्रकार से जाता है। अब CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे किसी टिश्यू के पास पहुंचते हैं O2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो जो ग्राफ है वो दाईं ओर मुड़ जाता है, इसे बोर इफेक्ट कहा जाता है, याद रखना। टेम्परेचर है 37 डिग्री से बढ़ने पर ऑक्सीमोग्लोबिन कर्व दाईं ओर खिसक जाएगा और pH की मात्रा कम होने पर ये डिसोसिएशन कर्व दाईं ओर खिसक जाता है। ये तीनों बात याद रखना कि जो है कर्व है वो सिग्मोइड कर्व है। H2O2 का कर्व कब चेंज हो जाता है, दाईं ओर खिसकने का मतलब यहाँ पर कब कब कंडीशन आई, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ी तब, pH बढ़ा तब, टेम्परेचर बढ़ा तब और pH घटा तब। ये दो बढ़ी और pH घटा तब स्थिति आ जाती है। CO2 के बढ़ने को बोर इफेक्ट बोलते हैं, pH के कम होने को रूट इफेक्ट कहा जाता है। ग्राफ का दाईं ओर खिसकना, भाई O2 की कंसंट्रेशन कम होगी, ग्राफ का दाईं ओर खिसकने का मतलब ग्राफ H2 आपके ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन अलग होना, दाईं ओर खिसकने का मतलब यही है। अब ये कब होगा, जब पहली बात तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, पहला कारण तो ये होगा। फिर दूसरा कारण CO2 की मात्रा बढ़ेगी, तीसरा कारण टेम्परेचर बढ़ेगा और चौथा कारण pH की वैल्यू कम होगी, एसिडिक होगी। इस वाले को तो बोलते हैं बोर इफेक्ट और इस वाले को बोलते हैं रूट इफेक्ट, याद रखना। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 को के द्वारा ली जाती है, याद रख लेना। 7% प्लाज्मा में घुलकर 23% Hb के साथ में और 70% बाइकार्बोनेट के साथ में ये चली जाती है। ये वाली आपको कंडीशन याद रखनी है। अब बाइकार्बोनेट आयन वाली कंडीशन के अंदर एक आता है क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड आयन का प्लाज्मा से RBC में प्रवेश करना कहलाता है ये वाला क्लोराइड आयन का। इसको क्लोराइड शिफ्ट या हेमबर्गर इफेक्ट भी कहा जाता है। और वापस जब आ जाती हैं क्लोराइड कहाँ से, RBC से प्लाज्मा में चली जाती हैं, उसे हेल्डन इफेक्ट कहते हैं। ये वाली स्थिति है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है इस पायरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम सीधा सीधा जितनी आपने O2 ली है या CO2 बाहर निकाली है ना, तथा नहीं आएगा यहाँ पर। साधारण श्वास में ली गई O2 या छोड़ी गई CO2 की मात्रा टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। इस तथा का मतलब तो क्या हो गया, दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे नहीं है। या तो O2 लिया आपने, वो 500 ml होती है पर मिनट पर श्वास, और छोड़ने वाली भी मात्रा तो यह आएगा यहाँ पर 500 ml पर आपके रेस्पिरेशन है। मिनट की बात करें तो इसको गुणा कर दो, 1 मिनट में 12 बार के आसपास श्वास ली जाती है, 12 से 16। जितनी जोर लगाकर खींच सकते हैं ऑक्सीजन टीबी के बाद वो होती है आपके IRV। जितनी जोर लगाकर निकाल सकते हैं टीबी के बाद उसको बोलते हैं ERV। जोर निकालने के बाद भी बच गई उसको बोलते हैं RV। 1100 से 12 ml होती है, 1200 होती है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी है, अब कैपेसिटी कितनी जो आपने आसानी से गई वो टीवी है, जानबूझ कर ली वो IRV है। दोनों को जोड़ दो क्या आ जाएगा, IC आ जाएगा। इसी प्रकार EC आराम से बाहर छोड़ी वो टीवी है, जोर जबरदस्ती ली वो ERV है, दोनों को जोड़ दो EC आ जाएगा। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वॉल्यूम कैसे ज्ञात करोगे भाई, ERV और RV दोनों को आपने जोड़ा तो मात्रा आ जाएगी। वाइटल कैपेसिटी कितनी है, टीवी ERV और IRV तीनों को जोड़ दो तो वाइटल कैपेसिटी है। और लंग की कैपेसिटी कितनी है, जो भाई RV रिजर्व बच गई वो भी तो लंग की कैपेसिटी में आती है। तो इन तीनों के अंदर अगर RV और जोड़ दिया जाए तो वो आ जाएगी आपके लंग कैपेसिटी है। इन सबको आपको देखना है एक बार। डेड एयर जो होती है वो 150 ml के आसपास होती है। रेस्पिरेशन का रेगुलेशन ब्रेन डोर्सो रेस्पिरेटरी सिस्टम मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पोन्स में होता है। और वेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके कंट्रोल किसके द्वारा होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा कंट्रोल होता है। अब ये देखो डोर्सल रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रेन नर्व रेस्पिरेशन को रेगुलेट करती है, जिससे इंस्पिरेशन मसल्स को एक्टिवेट करती है और 2 सेकंड में पूर्ण
3 सेकंड के लिए एक्सप्रेशन होती है। सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा इसका। इसी प्रकार न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, इसका सेंटर क्या है, पोन्स होता है, बता रखा है आपको। रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसिस है, सिलिकोसिस है और न्यूमोनिया है, लंग कैंसर, इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। देखें, बॉडी के अंदर कई प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, किसी चीज को लाने ले जाने के लिए, मूवमेंट करवाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर काम करता है। परिवहन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये। 2 प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज। ब्लड वेसल्स के सीरे जिसमें ओपन होते हैं वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज होते हैं वो आपके जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। वर्टिब्रेट के अंदर यही पढ़ेंगे अपन। मेन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फ सर्कुलेशन। किस किस का सर्कुलेशन होना है बॉडी के अंदर, ब्लड का सर्कुलेशन होना है, घूमना है, और लिम्फ का सर्कुलेशन होना है, ये चीजें घूमनी है। तो देखो, ब्लड के सर्कुलेशन के अंदर सबसे पहले चीजें होती हैं ब्लड खुद जो सर्कुलेट होगा। एक हेल्दी पर्सन के अंदर कितनी मात्रा, लगभग 5 लीटर के आसपास। रेड कलर का, रिवर ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं। ओरिजिन क्या है, मीजोडर्मल है ये। तरल कनेक्टिव टिश्यू है, अपन ने पढ़ा था। फ्लूइड है ना, कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर आते हैं ब्लड और लिम्फ आते हैं। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपके बोन और कार्टिलेजेज आती थी। फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू थे, उसके अंदर आपके वो येलो और जो वाइट है वो थी फाइबर चीजें, इस प्रकार से थे वो। और एक सिंपल कनेक्टिव टिश्यू के 4 प्रकार अपन ने पढ़े थे जस्ट पहले वाले वीडियो में। प्लाज्मा कितना है ब्लड के अंदर, 55% है। 45% के हैं कार्पसल्स हैं। इस प्लाज्मा के 55% के अंदर 90% तो जल और 10% सॉलिड। इनको याद रखना, 10% सॉलिड के अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और अदर्स चीजें। अब देखो, ये जो आता है ना, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये सब किसमें आ गए, इनऑर्गेनिक के अंदर। बड़े बड़े शब्द जो आएंगे आपके, एल्बुमिन है, ग्लोब्युलिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, ये सब क्या आएंगे आपके ऑर्गेनिक के अंदर। अब देखो, इसमें कुछ चीजें रट लेना, याद कर लेना। एल्बुमिन क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है। ग्लोब्युलिन क्या करता है, अपने प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन आपके ब्लड क्लोटिंग में काम आते हैं। अदर के अंदर फिर ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, यूरिया है, सिट्रिक एसिड, अमोनिया, ये सब किसमें आ गए, अदर्स के अंदर आ गए। कार्पसल्स की बात करें तो 3 चीजें हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को रक्ताणु भी बोलते हैं, 99% ब्लड के अंदर है। याद रखने वाली बात, पहली, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, शेप होती है बाइकॉनकेव होती है। ऊंट व लामा के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लाइफ साइकिल इसकी कितनी है, 120 दिन है। निर्माण कहाँ होता है इसका, बोन मेरो के अंदर। जो खत्म हो गई 120 दिन बाद मर गई तो कहाँ होगा भक्षण, लीवर के कुफर सेल्स के अंदर, स्प्लीन के अंदर। संख्या कितनी, 45 से 55 लाख प्रति mm³ के अंदर। ये वाली चीजें हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। O2 से जुड़कर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर 2 चीजें होगी, नाम से पता चल रहा है, हीम और ग्लोबिन। जो अपना 100 ml खून है उसके अंदर लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। 14 से 16 ग्राम है वो मेल के अंदर है, 12 से 14 ग्राम है वो फीमेल के अंदर है। इससे कम है तो कम है फिर वो। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो आरबीसी के कंपैरिजन में आरबीसी 600 है तो डब्ल्यूबीसी 1 है, क्योंकि इसकी संख्या कितने, 6000 से 8000 पर mm³ के अंदर है। ओरिजिन वही बोन मेरो, वहाँ भी बोन मेरो था। न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, याद रख लेना। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट था। इसकी लाइफ साइकिल 4-5 दिन से लेकर कई दिनों तक हो सकती है, क्योंकि इनका काम है लड़ाई करना। अब लड़ाई करने वाली लड़ाई की जरूरत कितने दिन में पड़ जाती है उस पर डिपेंड करता है इसकी लाइफ साइकिल। अभिरंजन के बेसिस पर देखा जाए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो आगे देखा, अभिरंजन के बेसिस पर तो ये होगा, एक ग्रेनुलर होती है और एक एग्रेनुलर होती है। डब्ल्यूबीसी के प्रकार होते हैं कणिकामय और अकणिकामय। कणिकामय में 3 आते हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। अकणिकामय में 2 हैं, मोनोसाइट और आपके लिम्फोसाइट। अब देखो ग्रेनुलर ये कितनी है, 65%, तो बाकी 35 हो गई। इस 65 में भी 62% कौन सी है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल एसिड या बेसिस स्टेन से हल्का बैंगनी रंग देती हैं, ये न्यूट्रल एक तरीके से देखा जाए तो। और फेगोसाइटिक नेचर होती है इनका। ये क्या करते हैं, भक्षण करती हैं जीवाणु का, रोगाणु का, जो भी है आपके पैथोजन का, एंटीजन का। इयोसिनोफिल हैं, वो इयोसिन से स्टेन करने पर क्या हो जाती है, गुलाबी रंग की हो जाती है, उनको इयोसिनोफिल बोलते हैं। 2.5% के आसपास हैं। न्यूक्लियस कैसा है तो इसमें बाइलोब्ड, याद रखना, बाइलोब्ड होता है न्यूक्लियस इसके अंदर। और एलर्जी के समय एंटीहिस्टामिन नेचर की इसमें पाया जाता है। फेगोसाइटिस प्रकृति इसके अंदर नहीं होती। बेसोफिल मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करने पर ब्लू रंग देती हैं। तो मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करने, मान लो तीनों हैं आपके पास में, तीनों को आपने मिथाइलिन ब्लू से स्टेन किया तो जिसने ब्लू रंग दिया वो बेसोफिल है।
फिर नहीं दिया तो फिर क्या करेगा, आपने इयोसिन डाला, जिसने गुलाबी रंग दिया वो क्या है, इयोसिनोफिल है, और जो बाकी बच गई वो है न्यूट्रोफिल। तो 62% के आसपास तो ये लगभग 2.5% ये तो 64.5 हो गया, और 0.5% क्या बेसोफिल पाई जाती हैं। फेगोसाइटिक नेचर बिल्कुल कम होती है, लेकिन हिस्टामिन और हिपेरिन का सीक्रेशन करती हैं। तो हिस्टामिन और हिपेरिन का सीक्रेशन एंटी एलर्जिक जो कंडीशन है इसका सीक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, बेसोफिल के द्वारा किया जाता है। एक ग्रेनुलर के अंदर 35% बच्ची, फिर वो मोनोसाइट 5% और 30% क्या है, लिम्फोसाइट है। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, मोनोसाइट है। मैक्रोफेजेस को बोलते हैं, ये फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं। तो इसका मतलब फेगोसाइटिक नेचर दो से मिलकर मुख्यतः बन गया, एक तो आपके मोनोसाइट, एक न्यूट्रोफिल। एक तो ये वाली न्यूट्रोफिल फेगोसाइटिक नेचर मतलब भक्षण करेंगी जीवाणु का, और एक खुद ये मोनोसाइट। तो ये दोनों मिलकर मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल ये अपने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। कोई रोग शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसको प्रथम सुरक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करती हैं ये। लिम्फोसाइट की बात करें, स्मॉलेट आरबीसी है, न्यूक्लियस इसमें बड़ा होता है, और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दो भाग में बटी होती हैं। बी लिम्फोसाइट मेच्योर कहाँ होती हैं, बोन मेरो के अंदर, और टी लिम्फोसाइट मेच्योर कहाँ होती है, थाइमस में। बनती दोनों कहाँ है, बोन मेरो में ही, दोनों का ओरिजिन बोन मेरो है। लेकिन बी लिम्फोसाइट बोन मेरो में बनी, बोन मेरो में मेच्योर हो गई, इसलिए इसका बी नाम है। और टी लिम्फोसाइट बनी तो बोन मेरो में, लेकिन मेच्योर होती है किसमें, आपके थाइमस के अंदर, इसलिए टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है, मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट, केवल और केवल डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। निर्माण इसका भी कितना, बोन मेरो में। विघटन लिवर स्प्लीन में 5 से 7 दिन इसकी लाइफ साइकिल होती है। पहले वाली आरबीसी की 120 दिन, डब्ल्यूबीसी की 4-5 दिन से लेकर कई दिनों तक हो सकती है, और यहाँ पर 5 से 7 दिन होती है। स्तनधारियों के प्लेटलेट का निर्माण जीवद्रव्य में मेगा कैरियोट सेल के टूटने से बनता है, कैरियोट सेल्स के टूटने से बनता है। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं, ब्लड क्लोटिंग के अंदर सहायक होती हैं प्लेटलेट्स हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड का देखो क्या क्या काम है, O2 का ट्रांसपोर्ट करना, पता ही आपको, CO2 का ट्रांसपोर्ट करना। कोई आए गुलाब गाय दिखाओ भी। चाचू को नहीं, कोई माँ को नहीं, कोई 10 मिनट 5-7 मिनट बैठा खड़े हो वो बात करा दो दादू जी से, वो तो बोली समझे आ जाए, समझे देख लो इसे। 10 मिनट बैठा दे तो कहते हो, लेकिन 10 मिनट रुक जाओ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, वीडियो पूरा कर रहा हूँ। O2 का ट्रांसपोर्ट करना, CO2 का ट्रांसपोर्ट करना, खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करना, अपने को रोगों से बचाना, ये नाम तो पढ़ लेना आप सारे। खैर, ब्लड ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं एंटीजन के आधार पर, एबीओ, आरएच ग्रुप। एंटीजन एंटीबॉडी के बेसिस पर एबीओ ग्रुप है। यहां पर देखो एंटीजन एंटीबॉडी, आरबीसी की सतह पर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं, और प्लाज्मा पर प्रेजेंट होते हैं आपके एंटीबॉडी। इसको अपन कैपिटल ए और कैपिटल बी से बताते हैं, प्लाज्मा में स्मॉल ए और स्मॉल बी से बताते हैं। एबीओ ग्रुप देखो, ब्लड ग्रुप ए है, आरबीसी पर एंटीजन इसके अंदर कैपिटल ए है, फिर प्लाज्मा पर एंटीबॉडी उल्टा इसका स्मॉल बी है। तो इसका ब्लड किस किस को दे सकता है, ए वाला ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। इसी प्रकार बी है, उस पर एंटीजन कौन सा, कैपिटल बी, एंटीबॉडी कौन सी, प्लाज्मा पर, स्मॉल ए। किसको ब्लड दे सकता है, बी को और ए बी को। ए बी किसको दे सकता है, केवल ए बी को। और ओ किसको दे सकता है, केवल ओ को दे सकता है, ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। मतलब सबको कौन दे सकता है, ओ दे सकता है, क्योंकि उसकी आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। ए बी सबसे ले सकता है क्योंकि उसकी प्लाज्मा पर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। इस प्रकार से इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव सबसे ले सकता है। आरएस फैक्टर की बात करें तो लैंडस्टीनर विनर ने बताया था, रिसस मंकी में खोजा था इसको। इसके आधार पर देखो अब इतने प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, इस प्रकार से मिला के पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड और लग गया। अब देखो यहाँ पर आरएच पॉजिटिव पुरुष है, समझ लो आरएच पॉजिटिव पुरुष है, आरएच नेगेटिव महिला है। बच्चा पैदा होगा, 2 कंडीशन होगी, या तो नेगेटिव होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मदर से मैच कर रहा है ये। अगर बच्चा पॉजिटिव है इसका मतलब बच्चे का जो पॉजिटिव फैक्टर है वो उसकी बॉडी में आ गया, बच्चे में आ गया, मदर पिताजी का। अब जब बच्चे के डिलीवरी के समय ये पॉजिटिव फैक्टर कुछ न कुछ किस में चला जाएगा, मदर में चला जाएगा। इसका मतलब मदर के बॉडी ने कभी भी क्या देखा, पॉजिटिव देखा ही नहीं है, ये प्लस का देखा ही नहीं है। इसका मतलब उसकी बॉडी में क्या बनने लग जाएंगे, एंटीबॉडी बनने लग जाएंगे।
पहली डिलीवरी के समय एंटीबॉडी इतने नहीं होते कि उसको परेशान करें, इसलिए क्या कर देते हैं वहाँ पर तुरंत इंजेक्शन लगा दिया जाता है और फीमेल की बॉडी को वापस क्या कर दिया जाता है, कंप्लीटली RH नेगेटिव कर दिया जाता है, जिससे दूसरा बच्चा जब पैदा हो वो अगर RH नेगेटिव हो तो उसके कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। इसको पढ़ लेना। अगर नहीं लगाया जाता है तो उसको बच्चे की डेथ हो सकती है, उसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस कहा जाता है। रक्त समूह की वंशागति आपको पता ही है, कई तरह से करवा चुके हैं अपन, इजीली कर लोगे इसको, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इजीली पढ़ सकते हो इसको। कि भाई जैसे मान लो ये अलग अलग है, ए है, इसके अंदर किस किस प्रकार के एलील हो सकते हैं, या तो आई ए होगा या I0 मान लो, क्योंकि ब्लड ग्रुप में जो जीन है उसका नाम आई है और उसके 3 एलील हैं, IA, IB और I0। IA और IB तो क्या है, डोमिनेंट है, I0 क्या है, आपके जो है रिसेसिव है। तो जैसे मान लो पिताजी है, एक एग्जांपल से समझ लो, उनका ब्लड ग्रुप ए है जिसमें एलील हैं वो IA हैं, माता जी का ब्लड ग्रुप IB है, तो यहाँ से बच्चे का ब्लड ग्रुप इस प्रकार से हो जाएगा। अगर माता पिता का ए और बी अलग अलग है, ये वाली स्थिति आएगी। तीसरी कंडीशन में ये स्थिति बन जाएगी, चौथी कंडीशन में ये स्थिति बन जाएगी। अलग अलग प्रकार की स्थितियां बन सकती है, आप इजीली इसको कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। ब्लड क्लॉटिंग, इसको देखो 6 से 8 मिनट में क्लॉटिंग की प्रक्रिया पूरी होती है। ब्लड क्लॉटिंग में जो फैक्टर काम आते हैं मेनली थ्रोम्बोप्लास्टिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, विटामिन के है। हिपेरिन एंटी ब्लड क्लॉटिंग जो पदार्थ है वो काम करता है। TPF चीज़ें हो गई। यहाँ पर देखो टिश्यू में कोई इंजरी होती है, कहाँ लग जाती है आपके, सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है, फैक्टर 8 और फैक्टर 10 और कैल्शियम के साथ मिलकर। ठीक है भाई, इंजरी होगी तो थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, ये आ गया। तो प्लेटलेट्स की इंजरी हो गई भाई, टिश्यू इंजरी होगी तो प्लेटलेट्स की इंजरी होगी, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन आया, उसने फैक्टर 8, फैक्टर 10 और कैल्शियम के साथ मिलकर क्या कर दिया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव को तैयार किया। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव क्या करेगा, कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर ये थ्रोम्बिन है ना, वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर लिखना है इसको, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये फाइब्रिन है वो तंतु जाल का निर्माण कर देते हैं और जाल सा बन जाता है और रक्त का थक्का बन जाता है। हीमोफीलिया ए के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी से होता है, ये 9 की कमी से और 11 की कमी से। ये क्वेश्चन याद कर लेना, ABC 8, 9, 11। ब्लड वेसल्स की बात करें तो आर्टरी, वेन और क्या है, कैपिलरीज हैं। आर्टरी के अंदर सबसे बड़ी महाधमनी है अओर्टा, जो कि आपके दाएं आलिन से निकलती है, उसके बाद में आगे जाकर पतली हो गई, आर्टरी बोला इसको, धमनियां बोला, और ज़्यादा पतली होगी पर्टिकुलर टिश्यू में चलेगी, उसको एट्रियोल बोला, धमनिकाएं बोला। इसी प्रकार से जो सबसे बड़ी शिरा है उसको वेना कवा बोलते हैं, जो आपके कहाँ खुलती है, दाएं आलिंद में आकर खुलती है। बीच की क्या है, वेन है, शिराएं हैं, और सिरिकाएं हैं, वेन्यूल हैं, जो किसी पर्टिकुलर टिश्यू से निकलती हैं। 3 लेयर इनके अंदर होती हैं, ट्यूनिक, एक्सटर्ना, मीडिया और इंटीमा लेयर होती हैं। पूरा सिस्टम चलता है ब्लड सर्कुलेशन का। लंग्स है, उससे पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट के बाएं आलिन से बाएं नीले में होते हुए अओर्टा से बाहर निकलता है। आर्टरी, आर्ट्रियोल और कैपिलरीज के द्वारा पर्टिकुलर टिश्यू में पहुंचता है। टिश्यू से CO2, कैपिलरी, वेन्यूल, वेन और वेना कावा के द्वारा आपके राइट ऑरिकल दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं नीले मतलब राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में वापस चली जाती है। ये इस प्रकार से मूवमेंट चलता रहता है। ये जो है वो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये आपके धमनी तंत्र है, ये शिरा तंत्र है। अब देखो हार्ट की स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, बंद मुट्ठी के आकार का है, दोनों फेफड़ों के मध्य में है, आगे इसके यूरोस्थी है, बैक में इसके कृशिका है, नीचे इसके डायफ्राम स्थित है। 2 कवरिंग जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, उसके बीच में फ्लूइड भरा रहता है। इंटरनल लेयर का बना, बाहर से अंदर की तरफ देखा जाए तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम सबसे मोटा स्तर है, पेशियों से बना हुआ। हार्ट मसल्स प्रेजेंट होती हैं, तंत्रिकाओं का यहाँ पर हवा होता है। परम की याद कर लेना, आपको बता दिया था ग्रुप में। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की देखी जाए, ये देखो लेफ्ट ओरिकल, राइट ओरिकल, राइट लेफ्ट ओरिकल, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल। लंग्स से आता है ब्लड प्योर, इसके अंदर
इससे इसके अंदर निकला, पर्टिकुलर ऑर्गन तक गया, वापस आया अशुद्ध, इसमें आया, इससे इसमें आया, यहाँ से निकला और आपके वापस चला गया लंग्स में शुद्ध होने के लिए। ठीक है, ये वाले एक हार्ट की कॉमन सी स्ट्रक्चर हो गई। आगे देखो, ये वाला मूवमेंट पूरा का पूरा करवा रखा आपको, सीधा सीधा बता दिया। नॉर्मल देखो डब्बे से बता दूं, ये हार्ट है, 4 चैम्बर, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां आलिंद बायां नीले, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, दायां आलिंद दायां नीले। ब्लड आया शुद्ध, कहाँ से? लंग से, किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन, ठीक है, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा। यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ पर कौन सा कपाट है? 2 कपाट है यहाँ पर ये मिट्रल वॉल, बाइकस्पिड वॉल, ये ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, इसके नीचे ये वाले होता है, ताला के ऊपर साइड में है, पर समझने में आसानी होगी। इस प्रकार से ये सेमी लूनर वॉल्व। पल्मोनरी वेन से आया शुद्ध रक्त, कहाँ से? बाइकस्पिड वॉल के द्वारा कहाँ पर चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला अओर्टा, मतलब महाधमनी, धमनी का पर्टिकुलर अंग तक गया, पर्टिकुलर ऑर्गन तक गया। वहां क्या मिली इसको? CO2 मिल गई। तो ब्लड में क्या घुस गई? CO2 युक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया शुद्ध होने के लिए। कहाँ? इधर मूवमेंट करेगा, राइट ओरिकल दाएं आलिंद के पास है, दाएं आलिंद से ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा दाएं नीले में गया, दाएं नीले से निकला वही सेमी लूनर वाल के द्वारा, ये दोनों सेमी लूनर वाल है, इसके द्वारा निकला और कहाँ पहुंचा? वापस से फेफड़ों में पहुंचा शुद्ध होने के लिए। किसके द्वारा? पल्मोनरी अओर्टा के द्वारा। तो क्या क्या बातें पता चली यहाँ पर आपको? इतनी बातें आपको पता चली हैं कि हार्ट के लेफ्ट साइड के अंदर है वो शुद्ध रक्त होता है, हार्ट के राइट वाले पार्ट के अंदर क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। अक्सर वेन होती हैं वो आपके अशुद्ध रक्त होता है उनमें, पल्मोनरी वेन अपवाद है, इसके अंदर क्या है? शुद्ध रक्त होता है। अक्सर धमनियां होती हैं, आर्टरी होती हैं, उनमें शुद्ध रक्त होता है, परंतु पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर क्या है? अशुद्ध रक्त है। वेन है वो ब्लड को किस में लेके आती है? हार्ट के अंदर लेके आती है, उसको वेन बोलते हैं, चाहे वो बाएं आलिंद में आया चाहे दाएं आलिंद में आया। हार्ट से निकलता है, चाहे वो बाएं नीले से निकला चाहे दाएं से नीले से निकला, उसको क्या बोलते हैं? आर्टरी। तो आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, वेन ब्लड को हार्ट के अंदर लाती है। दोनों आलिंदों के बीच में ये कपाट है, ठीक है। इसी प्रकार से दोनों नीलों के बीच में ये लेयर है, पट्टी है, ये आलिंद और नीले के बीच में कपाट है, उसको बाइकस्पिड कपाट बोलते हैं। और ये बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में, इसी प्रकार से दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में जो कपाट है उसको ट्राइकस्पिड कपाट बोलते हैं, ठीक है। आलिंद नीले पट हो गए, ये पृथक करने वाली दीवार। चेंबर टू ओरिकल टू वेंट्रिकल। ओरिकल की मेम्ब्रेन लेयर पतली वेंट्रिकल की तुलना में, ओरिकल ऊपरी कक्ष वेंट्रिकल नीचे वाले क्रम में होते हैं। राइट ओरिकल थोड़ा सा बड़ा है वैसे देखा जाए तो लेफ्ट ओरिकल की तुलना में। लेफ्ट भाग के अंदर अशुद्ध है और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर शुद्ध, लेफ्ट वेंट्रिकल में शुद्ध, दोनों में शुद्ध है, और राइट वाले के अंदर दोनों के अंदर अशुद्ध है, ये वाली बात हो गई। हार्ट को शुद्ध ब्लड कोरोनरी आर्टरी द्वारा मिलता है। हार्ट को खुद को भी तो चाहिए ना शुद्ध ब्लड, तो किससे मिलता है? कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। और हार्ट का अशुद्ध रक्त है वो कोरोनरी साइनस से मिलता है, चला जाता है वहां पर। अब देखो, बाएं आलिंद तथा दाएं आलिंद के मध्य एक छिद्र होता है, इसको फोसा ओवेलिस कहते हैं, फोरमनी ओवेल कहा जाता है। ये कपाट हो गए। लेफ्ट वेंट्रिकल अओर्टा के मध्य सेमी लूनर वाल है, दाएं आलिंद और पल्मोनरी आर्टरी के पीछे सेमी लूनर वाल है। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड सेमी लूनर वाल ये एक दिशी होते हैं, मतलब एक साइड में खुलते हैं, डबल डायरेक्शन नहीं होती इनकी। मैकेनिज्म ऑफ हार्ट है, हार्ट बीट है, मायोजेनिक हार्ट है, पहली बात तो ये। कंडक्टेशन के लिए सेमी ओरिकल नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ हिंज है और पुरकिंजे फाइबर है। सबसे पहले ऐसे नोड, इसे हार्ट का ऐसे नोड काम करता है। नॉर्मली सेल्फ स्टिमुलेटेड होता है, एक बार स्टार्ट हो गया, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर ये स्टार्ट ही रहता है जब तक वो बालक जिंदा रहता है। ऐसे नोड के अंदर स्टिमुलेशन आया,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। पहले राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, या लगभग दोनों एट्रियम साथ में ही, पर एकदम फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो पहले राइट एट्रियम, क्योंकि ऐसे नोड राइट वाले के साइड में होता है। उसके बाद में एवी नोड एक्टिवेट होता है। एवी नोड किसको करता है? बंडल ऑफ हिंज को एक्टिवेट करता है। और उसके बाद में पुरकिंजे फाइबर होता है। ये दोनों लगभग साथ होते हैं, मतलब दोनों के दोनों वेंट्रिकल लगभग साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, संकुचित होते हैं। ब्रेन, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। कई बार हृदय की धड़कन बढ़ जाती है सिंपैथेटिक किसी कंडीशन को देखकर, क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और वो आपके हार्ट बीट को बढ़ा देता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसको वापस नॉर्मल कंडीशन में लाता है। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में पूरा होता है। 1 मिनट के अंदर बेहतर कार्डियक साइकिल है। 3 भाग में डिवाइड करो, देखो इसको। एक होता है एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और आपके जॉइंट डायस्टोल। एट्रियल वेट्रियल का दोनों का जॉइंट डायस्टोल है। सिस्टोल का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन होना, और डायस्टोल का मतलब वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना। एट्रियल सिस्टोल के अंदर समय लगता है कितना? 0.1 सेकंड का, जहाँ पर क्या होते हैं? ओरिकल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, दोनों के दोनों आपके आलिंद है वो संकुचित होते हैं। उसके बाद आता है वेंट्रिकल सिस्टोल, जिसके अंदर वेंट्रिकल्स नीले क्या होते हैं? संकुचित होते हैं। इसमें समय लगता है 0.3 सेकंड का। और दोनों के ही रिलैक्सेशन का टाइम आर्ट्रियल और वेंट्रिकल के वो जॉइंट डायस्टोल कहलाता है। उसके अंदर 0.4 सेकंड का समय लगता है। तीनों को मिला दो तो 0.8 सेकंड है। इस प्रकार से ये 1 मिनट के अंदर 72 बार कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। नोट करना इसको। ओरिकल कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकंड और ओरिकल रिलैक्सेशन 0.7 सेकंड। इसी प्रकार से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकंड और वेंट्रिकल रिलैक्सेशन 0.5 सेकंड। ये भी 0.8 सेकंड है, ये भी 0.8 सेकंड है। अब देखा जाए तो देखो 0.1 और 0.3 ये कितना हो गया? दोनों का कॉन्ट्रैक्शन कितना? 0.4। और इन दोनों का जॉइंट है रिलैक्सेशन वो भी है 0.4। इसका मतलब टोटल इसके हिसाब से हो गया 0.8 सेकंड की एक साइकिल हो गई। एट्रियल सिस्टोल के अंदर क्या होता है? आलिंदों के अंदर संकुचन, दोनों आलिंदों में संकुचन लगभग एक साथ। अगर और भी फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो राइट वाला पहले। लेफ्ट ओरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ये बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे। राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे। और इस प्रकार से ब्लड नहीं आता है एट्रियम में, वापस ब्लड नहीं आता है। पल्मोनरी वेन एंड वेन्यूल बंद रहती हैं। टाइम 0.1 सेकंड का है यहाँ पर। और ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, इसमें जब चले जाते हैं तो ये बंद हो जाते हैं। इनके बंद होने से जो आपके ध्वनि आती है उसको बोलते हैं लब। मतलब लब की ध्वनि कब आती है? जब आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं। बंद कब होंगे? जब आपके दोनों नीलियों के अंदर ब्लड चला गया, दोनों नीलियों में बंद आ गया ना ब्लड, तो वापस अब आपके आलिंदों में नहीं चला जाएगा, ओरिकल में नहीं चला जाए। इसके लिए क्या होते हैं? कपाट बंद हो जाते हैं। कपाट बंद होने पर जो ध्वनि आती है उसको बोलते हैं लब साउंड बोलते हैं। इसी प्रकार जॉइंट डायस्टोल, जब आपके दोनों नीलियों से सेमी लनर वाल के द्वारा ब्लड निकल गया, वापस जो अओर्टा से, महाधमनी से और आपके जो है सिरा, पल्मोनरी सिरा है, उससे वो जो ब्लड है, पल्मोनरी अओर्टा है, उससे ब्लड है वो आपके अंदर नहीं आ जाए वापस। उससे बचने के लिए क्या होते हैं? सेमी लनर वाले दोनों बंद हो जाते हैं और उनके बंद होने पर जो ध्वनि आती है उसको आपके डब साउंड बोला जाता है। लब डब भी बोलते हैं इसको, DUP भी बोला जाता है। ठीक है। ECG के अंदर बात करें तो देखो 3 कंडीशन होती हैं। डीपोलराइजेशन, मतलब किसी भी सेल के बाहर पॉजिटिव आवेश, अंदर नेगेटिव आवेश, डीपोलराइजेशन। उल्टा, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाता है रीपोलराइजेशन के अंदर, और पोलराइजेशन के अंदर नॉर्मल पोजीशन वापस से अंदर आ जाती है डीपोलराइजेशन कंडीशन के अंदर। सामान्यतः ये कंडीशन होती है। फिर डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन कंडीशन आती हैं। 4 प्रकार की ये जो मेन 3 प्रकार की वेव बनती हैं। एक होता है P वेव, एक होता है QRS कॉम्प्लेक्स और एक T वेव। इसी को कार्डिक साइकिल के अकॉर्डिंग 0.8 सेकंड में एक ही वेव पूर्ण होती है। ये P वेव का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी की ECG करवाई गई तो यहाँ पर इस प्रकार से जो ये वेव्स आती हैं, इसमें P वेव सही है, इसका मतलब उसके आलिंदों में कॉन्ट्रैक्शन सही हो रहा है। QRS कॉम्प्लेक्स सही है, इसका मतलब उसका वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर हो रहा है। और T वेव सही, इसका मतलब वहाँ पर रिलैक्सेशन कंडीशन भी सही है, डायस्टोल कंडीशन भी सही होती है। हार्ट बीट को रेगुलेट कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। रेगुलेशन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन कंट्रोल CNS, PNS और ANS के द्वारा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कैल्शियम इंक्रीज है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी।
थायराइड इंक्रीज आपकी हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है, उसके इंक्रीज होने से हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये सब कुछ कारण है जिसके द्वारा हार्ट बीट मतलब थोड़ा सा बढ़ जाती है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या है, लिम्फ है, लिम्फ वेसल्स है और लिम्फ नोड पाई जाती हैं। लिम्फ का मतलब क्या है, बॉडी का ये भी संवहन उत्तकी है, पारदर्शी है, बेसिक है, कलरलेस स्ट्रक्चर है। यहाँ पर प्लाज्मा के समान ही होता है, परंतु इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस कम होता है, वह उत्सर्जित पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। आरबीसी नहीं होती है इसके अंदर। लिम्फ वेसल्स के अंदर हार्ट की तरफ, लिम्फ हमेशा हार्ट की तरफ बढ़ता है, लिम्फ हमेशा हार्ट की तरफ मूवमेंट करता है, हार्ट में ही जाता रहता है। लिम्फ नोड पूरे शरीर में होती हैं और वेसल्स उन पर नोड पाए जाते हैं, सिर, गर्दन, बगल, टॉन्सिल्स, इनके अंदर खूब ज़्यादा मात्रा में लिम्फ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इसका फंक्शन क्या है, आपके प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है। डबल सर्कुलेशन तो आपको पता ही चल गया कि जो हार्ट है उससे ब्लड जब आता है उसके अंदर, जैसे आपके ऐसा समझो इसको कि लंग्स है, उससे जो आपके ब्लड है वो निकला और वापस लंग्स में आएगा, तब तक वो हार्ट के 2 चक्कर लगा देता है। चक्कर इसलिए लगा देता है कि आपको पता ही है, जैसे बाएं आलिंद में आया खून, बाएं नीले में गया, बाहर निकला, पर्टिकुलर ऑर्गन तक गया, वापस दाएं आलिंद में गया, दाएं नीले में गया, वापस निकला और किसके पास गया, लंग्स के पास गया। तो लंग्स से आया, इससे यहाँ आया, इस चक्कर में उसने 2 चक्कर लगा दिए, उसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। डिजीज हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर इसकी मात्रा बढ़ जाती है 80 और 120 mm से ऊपर हो जाती है तो हाइपरटेंशन है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इसके अंदर जो हार्ट की आर्टरी हैं उसमें ब्लड है वो शुद्ध नहीं होता है, तब ये है हार्ट फेलियर है, हार्ट फेल हो जाता है तब। मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, वो आपके एक तरीके से हार्ट अटैक बोल सकते हैं उसको। वाल्वुलर डिजीज बोल सकते हैं, जब प्रॉपर वाल्व काम नहीं करें। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस है, हार्ट की ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है। और न्यूमेटिक फाइब्रिलेशन की कंडीशन आ जाती है, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन की कंडीशन, पेरिकार्डिटिस, ऐसे कुछ रोग हैं जो आपको ये इंडिकेट करते हैं कि ये रोग आपके हार्ट से संबंधित हो सकते हैं। एक बार इनको रीडिंग मार लेना। 3 टॉपिक अपन ने करें, यहाँ से आगे के 4 टॉपिक हैं वो करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।